Hello everyone, welcome to our Vigyan series. And today we are going to talk about increase in demand for GM crops by farmers. Recently न्यूज़ में यह आया था कि फार्मर्स जो महाराष्ट्र के स्पेसिफिकली फार्मर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें कॉटन की जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज करने दिया जाए. गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कॉटन क्रॉप पे. तो ये जो फार्मर्स हैं ये काफी ज्यादा एजिटेट कर रहे हैं कि उन्हें अलाउ किया जाए, राइट. तो बिकॉज ऑफ दिस एजिटेशन जीएम क्रॉप्स फिर से न्यूज में आ गए और इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएम क्रॉप्स के बारे में डिटेल जानना, प्लस ये फार्मर्स क्यों अपोज कर रहे हैं या क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट. ऑलराइट, सो व्हाट विल वी कवर इन आवर वीडियो? रीसेंट न्यूज अबाउट जीएम क्रॉप्स, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स, इसके बारे में देखेंगे. फिर विल स्टडी अबाउट द साइंस बिहाइंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैसे होती हैं, क्या किया जाता है, कैसे मॉडिफाई की जाती हैं, क्या क्या जीनोम में चेंजेस होते हैं, वो देखेंगे. फिर we'll take a look at advantages, disadvantages and controversies surrounding GM crops. Then we'll take a look at legal position of GM crops in India. GM crops को लेके लॉ लीगल स्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है. और फिर एंड में हम देखेंगे why are farmers of this organization जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये GM crops की डिमांड कर क्यों रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो अपोज कर रहे हैं GM crops को और फार्मर्स कह रहे हैं हमें अलाउ किया जाए, राइट. तो फार्मर्स क्यों कह रहे हैं ये चीज, इस चीज को आज की वीडियो में हम देखेंगे. So without further ado, let's begin with recent news about GM crops. What's in the news? Now farmers की ना एक यूनियन है जिसका नाम है शेतकारी संगठन. ये महाराष्ट्र बेस्ड मेजरली यूनियन है. So शेतकारी संगठन फार्मर्स यूनियन फाउंडेड by its late leader शरद जोशी announced fresh plans in its agitation for use of genetically modified seeds. अब शेतकारी संगठन ने ना पिछले साल भी यही एजिटेशन की थी और HTBT टाइप की एक कॉटन होती है. एक तो आपने बीटी कॉटन सुना होगा, एक HTBT हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन जो होगी उसके लिए 2019 में भी एजिटेशन की थी और वो करा था, ग्रो की थी, अनऑथराइज्ड ग्रो की गई थी. क्लियर. तो इस साल फिर 2020 में शेतकारी संगठन कह रहा है कि हम फिर से ये बैंड क्रॉप्स हैं, ये बैंड सीड्स हैं जो कॉटन की, उन्हें ग्रो करेंगे. ये हमारा प्रोटेस्ट है. नाउ शेतकारी संगठन सेज इन द करंट खारिफ सीजन आपका मॉनसून का सीजन होता है जून टू सितंबर. So in the current Kharif season, farmers would undertake mass sowing of GM seeds. मेज के GM मेज उगाएंगे, GM सोयाबीन उगाएंगे, GM मस्टर्ड ब्रिंजल उगाएंगे और हर्बिसाइड टॉलरेंट HTBT कॉटन उगाई जाएगी. क्लियर. तो शेतकारी संगठन ने कहा है हम ये 4 क्रॉप्स उगाएंगे खारिफ सीजन में. गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया हुआ है पर हम गवर्नमेंट की बैन की परवाह किए बगैर इसे उगाएंगे. ये हमारा प्रोटेस्ट का फॉर्म है. क्लियर. Although these crops are not legally approved, the farmers are going ahead with the plantation of these seeds as a part of their agitation. And जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, farmers had carried out a similar movement last year too. Alright? Now, अब हम देखते हैं कि ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती क्या है. वेल जैसा कि आप जानते हो कि जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, उनका मेन काम क्या होता है कि वो क्रॉप्स उगाएं. अब ये जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स करते हैं ये कितने सालों से चल रहा है. क्लोज टू 10,000 सालों से ह्यूमंस एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं. नाउ अगर एग्रीकल्चर में कोई फार्मर इन्वॉल्व होता है ना तो वो चाहता है कि उसकी जो क्रॉप है उसकी यील्ड प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसके जो क्रॉप्स हैं वो और ज्यादा एनहांस हो. तो पिछले 10,000 सालों से ना फार्मर्स जितने भी हैं, एग्रीकल्चरिस्ट जितने भी हैं, वो सारे के सारे इस पे काम करते आ रहे हैं. नाउ बिफोर जेनेटिक इंजीनियरिंग या बिफोर द साइंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन 20th सेंचुरी, ये जो काम होता था ना ये फार्मर्स करते थे क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू. Since the beginning of agriculture, farmers have been cross breeding various crops so that yield improve हो, qualities improve हो उनके क्रॉप की. क्लियर. तो क्रॉस ब्रीडिंग बहुत हजारों सालों से चल रही है और क्रॉस ब्रीडिंग में फार्मर्स करते क्या थे. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो आपकी ब्रेड है, जो आप ब्रेड घर में खाते हो, वो बनती है ब्रेड व्हीट से. अब जो ब्रेड व्हीट है ना, ब्रेड व्हीट, वो एक्चुअली बनता है 2 क्रॉप्स के हाइब्रिड से, हाइब्रिड या क्रॉस ब्रीडिंग से. मतलब क्या होता है, 2 क्रॉप्स के बीच में ब्रीडिंग करवा दी और उसके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो आपकी हाइब्रिड क्रॉप होती है, राइट. एक तरह से 2 डिफरेंट जीनोम टाइप्स के पेरेंट से आपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवा दिया. तो जो आपकी ब्रेड व्हीट है ना वो पता है किससे बनती है. एक होती है ये आपकी एमर व्हीट, उसमें आप ऐड करते हो गोट ग्रास. ऐड करने का मतलब गोट ग्रास और एमर व्हीट की क्रॉस ब्रीडिंग से आपको मिलती है ब्रेड व्हीट जो हमारी ब्रेड में डलती है. क्लियर. तो क्रॉस ब्रीडिंग फार्मर्स करते आ रहे हैं काफी सालों से, कई मतलब सिंस एंशिएंट टाइम्स फार्मर्स करते आ रहे हैं ताकि वो अपने जो क्रॉप्स हैं, सीड्स हैं, उनकी वैरायटी इंप्रूव कर सकें, यील्ड इंप्रूव कर सकें, वगैरह वगैरह.
बट जब से बायोटेक्नोलॉजी और स्पेशली जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है ना, जब से साइंटिस्ट ने इसमें ब्रेक थ्रू करा है, तब से साइंटिस्ट ने ना जेनेटिक मैनिपुलेशन के थ्रू भी प्रोडक्टिविटी और ये क्रॉप्स की मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दी है। तो फार्मर्स के सामने ना अब एक और ऑल्टरनेटिव है जिसके थ्रू वो अपने क्रॉप्स को एनहांस कर सकते हैं, और वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। 21st सेंचुरी में तो ये काफी एनहांस हो गया, 20th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था बायोटेक्नोलॉजी, बट 21st सेंचुरी में जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ सीड्स काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है, काफी ज्यादा एनहांस हो रहा है, राइट। और फार्मर्स ये चाहते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग के अलावा उनके पास जीएम, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन सीड्स की भी ऑप्शन हो। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं ना, उन्हें हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी करते हैं। होता पता क्या है, कोई भी जैसे व्हीट का सीड है, अब व्हीट के सीड का एक अपना डीएनए होएगा, उसके डीएनए में आप चेंजेस कर देते हो। अब डीएनए में चेंजेस पता कैसे करते हो, किसी बैक्टीरिया का एक स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट या जीन आप उठा लेते हो और व्हीट के जीन में डाल देते हो, या आप राइस का जीन रखते हो अपने पास और किसी और प्लांट का या किसी एनिमल का पर्टिकुलर जीन उठा के राइस के जीन्स में डाल देते हो। आप ये करते क्यों हो, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन में पता क्या होता है, आप ना कॉटन में एक बैक्टीरिया का जीन डालते हो जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। उसका जीन जब आप कॉटन में डालते हो ना, तो आपको मिलता है बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन पता क्या करता है, वो जो बैक्टीरिया का आपने जीन उठाया था ना, वो ना एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है जो पिंक बोलवर्म एक इंसेक्ट है उसे रिपेल करता है। तो जैसे ही आप वो बैक्टीरिया का जीन कॉटन में डाल देते हो, कॉटन भी वो प्रोटीन प्रोड्यूस करने लग जाता है और इंसेक्ट्स को दूर भगाने लग जाता है। इससे फार्मर्स को क्या फायदा होता है कि इंसेक्ट्स उनकी क्रॉप को खाते नहीं है और यील्ड अच्छी हो जाती है, राइट। ये एक एग्जांपल हो गया। एक बार ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। These are plants that are used in agriculture, transgenic plants, the DNA of which has been modified using genetic engineering methods. होता क्या है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स में, दिस इज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एलियन जीन। कोई किसी और स्पीशीज का जीन उठाते हो और इस पर्टिकुलर क्रॉप के जीन्स में, जीनोम में डाल देते हो। दिस इज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एलियन जीन ऑफ सम अदर स्पीशीज इनटू द प्लांट सीड्स टू गेट अ डिजायर्ड इफेक्ट। नाउ द एलियन जीन कुड बी फ्रॉम अ प्लांट, किसी और प्लांट से वो जीन उठा सकते हो, किसी एनिमल से जीन उठा सकते हो, किसी बैक्टीरिया से जीन उठा सकते हो, ऑलराइट। नाउ ये जो डिजायर्ड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम, जैसे अभी मैंने कॉटन का एग्जांपल बताया कि कॉटन एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा जिससे पिंक बोलवर्म नाम का इंसेक्ट रिपेल होएगा, तो ये एक डिजायर्ड इफेक्ट है। बहुत सारे डिजायर्ड इफेक्ट्स हम अचीव कर सकते हैं। अब उन डिजायर्ड इफेक्ट्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं कि आप क्रॉप्स को ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो कि वो सर्टेन पेस्ट या डिजीजेस को रिपेल करें। आप क्रॉप्स को ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो कि वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है ना, जैसे ड्रॉट पड़ गया या फ्लड आ गया या एकदम से मॉइस्चर बढ़ गया, जो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता, बट अगर आप उनका जीन्स मॉडिफाई कर दो तो वो उन टफ क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी सह लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। क्लियर। अच्छा, अगर आप कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करो तो आप उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो। शेल्फ लाइफ मतलब कोई भी प्लांट होता है ना, अगर वो बाहर पड़ा रहे तो खराब हो जाता है, तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने का मतलब ज्यादा देर तक प्रिजर्व हो सकता है, तो स्पॉइलेज रिड्यूस कर सकते हो। रेजिस्टेंस टू केमिकल ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, आप न्यूट्रिएंट प्रोफाइल कर सकते हो। जैसे हम अभी आगे देखेंगे, एक ना राइस की मॉडिफिकेशन है गोल्डन राइस, उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो जो लोग विटामिन ए डेफिशिएंट हैं वो गोल्डन राइस खाएं तो उनमें विटामिन बढ़ जाएंगे। तो आपने न्यूट्रिएंट प्रोफाइल भी चेंज कर दिया क्रॉप का, ऑलराइट। तो ये होता है आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन। एक बारी कुछ हम देख लेते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। एक एग्जांपल है बीटी कॉटन, जो इंडिया में अलाउड है ग्रो करना। अब बीटी कॉटन में क्या होता है, 2 alien genes from soil bacterium Bacillus thuringiensis are added to the genome of normal cotton. अब जैसे ही ये एलियन जीन्स आप कॉटन में डालते हो तो वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने लग जाता है विच इज टॉक्सिक टू पिंक बोलवर्म। जनरली कॉटन की क्रॉप ना खराब हो जाती है जब पिंक बोलवर्म अटैक करता है, तो फार्मर्स को बड़ा नुकसान होता है। बीटी कॉटन में क्या होगा, बीटी कॉटन ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो पिंक बोलवर्म को रेजिस्ट करेगा। तो आपने जैसे ही बैक्टीरिया का जीन डाला, कॉटन की यील्ड बढ़ गई बिकॉज अब पिंक बोलवर्म अटैक नहीं कर पाएगा। वैसे ही बीटी ब्रिंजल है, एन एलियन जीन फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम Bacillus thuringiensis is inserted into the genome of brinjal. Brinjal को eggplant भी कहते हैं। This allows the plant to resist attacks of insects like fruit and shoot borer. ये एक इंसेक्ट की टाइप होती है जो ब्रिंजल की क्रॉप खराब कर देती है, तो बीटी ब्रिंजल वो रेजिस्ट कर जाता है। अच्छा, गोल्डन राइस जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, थ्रू एडिशन ऑफ एलियन जीन्स राइस इज मेड टू सिंथेसाइज बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन इज अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए।
तो लोगों में विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है, वो गोल्डन राइस से ठीक हो जाएगी. इट इज इंटेंडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ डाइटरी विटामिन ए. और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. इंडिया ने अभी रिसेंटली डेवलप करा था डीएमएच, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, इसका फुल फॉर्म है DMH11 मस्टर्ड. तो जो मस्टर्ड होता है ना, उसका एक जीएम क्रॉप बनाई थी. DMH11 mustard, Dhara mustard hybrid, was developed by Deepak Pentel in the South Campus of University of Delhi. Genetic modification allows cross-pollination in a crop that self-pollinates in nature, thereby improving the yield of the crop. तो मस्टर्ड की यील्ड इंप्रूव करने के लिए आपने उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दी, और वो जो जेनेटिक मॉडिफाई होने के बाद जो मस्टर्ड निकलती है उसे हम DMH11 कहते हैं. DMH11 के मस्टर्ड की जो यील्ड है ना, वो नॉर्मल मस्टर्ड क्रॉप से ज्यादा आती है. अब दीपक पेंटल ने ये डेवलप क्यों करा था? आप जैसे जानते होगे, अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे या इकोनॉमी में देखोगे, कि इंडिया को ना बहुत सारे एडिबल ऑयल्स जो होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, वो इंपोर्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो अगर इंडिया में मस्टर्ड की यील्ड बढ़ जाएगी तो इंडिया को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा मस्टर्ड ऑयल. ठीक है, सो इट्स मेन पर्पस वाज टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स. और अगर इंडिया के एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा. तो इंडिया को सेल्फ रिलायंट करने के लिए डीएमएच मस्टर्ड बनाया था. क्लियर? अच्छा, अभी जो रिसेंटली कंट्रोवर्शियल चल रहा है वो HTBT कॉटन. जो बीटी कॉटन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने करा है, उसमें बैसिलस thuringiensis का आपने जीन डाला है कि पिंक बोल वर्म रेजिस्ट हो जाए. HTBT कॉटन का है क्या सिस्टम है, इन्होंने बीटी कॉटन में ही और जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दी और बीटी कॉटन को हर्बिसाइड टॉलरेंट बना दिया. होता पता क्या है, क्या होता है, फार्मर जब कॉटन उगाते हैं ना, तो जो उनके खेत होते हैं उसमें नीचे वीड्स उगने लग जाती हैं, नीचे नीचे को प्लांट्स उगने लग जाते हैं. अब फार्मर्स को ना वो निकालते रहना होता है उन वीड्स को. अब फार्मर्स उन वीड्स को पता है कैसे निकालते हैं? वीडिसाइड छिड़क देते हैं, केमिकल छिड़क देते हैं. उससे वीड्स जो होती है ना, जो खेत के नीचे नीचे होती है ग्रोथ, वो बंद हो जाती है. बट जब फार्मर्स वीडिसाइड छिड़कते हैं ना, तो उनसे उनकी कॉटन क्रॉप भी खराब हो जाती है. तो इसीलिए ना HTBT कॉटन हेल्प करती है. HTBT कॉटन पता क्या होगी, फार्मर जो वीडिसाइड छिड़केंगे ना, कॉटन की क्रॉप को कुछ नहीं होगा, वीड जो है उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो छट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी. तो ये जो वेराइटी है बीटी कॉटन की, HTBT कॉटन, इट इज वीडिसाइड टॉलरेंट. इस पे जितना मर्जी वीडिसाइड आप छिड़क लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. राइट? सो इट एड्स अनदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन टू द बीटी कॉटन क्रॉप, making the crop resistant to commonly used herbicide. It allows farmers to spray herbicides to get rid of parasitic weeds in the farm without harming the main crop. Alright? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए. Alright? अब हम देखते हैं जीएम क्रॉप्स है ना, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उसके पीछे इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों है. बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए, और बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स इसको ओपोज कर रहे हैं. तो एक बारी हम देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तभी हमें क्लियर होगा कि कंट्रोवर्सी किस बात की है. लेट्स टेक अ लुक एट एडवांटेजेस. पहली बात, तो अगर आप इंसेक्ट टॉलरेंट, अगर आप जीएम क्रॉप बना देते हो तो आपको केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज करना पड़ेगा. तो आपका पेस्टिसाइड पे खर्चा बचेगा, आपका पेस्टिसाइड पे भी खर्चा बचेगा, प्लस कुछ जीएम क्रॉप्स की यील्ड ज्यादा होती है. अगर जीएम क्रॉप्स की यील्ड ज्यादा हो जाए और आपका पेस्टिसाइड पे खर्चा बचे, तो फार्मर का प्रॉफिट भी तो बनेगा ज्यादा. दैट इज वाई फार्मर्स आर सपोर्टिंग जीएम क्रॉप्स, क्योंकि उनका पेस्टिसाइड का खर्चा बचता है. इट रिड्यूसेस केमिकल पेस्टिसाइड यूज, बूस्ट यील्ड एंड इंक्रीजेस फार्मर प्रॉफिट्स. क्लियर? और क्या एडवांटेजेस हैं? वेरियस यूजफुल ट्रेट्स कैन बी एडेड टू क्रॉप्स. जैसे कि हमने विटामिन ए की बात करी थी, यूजफुल ट्रेट है, तो कई यूजफुल ट्रेट भी ऐड किए जा सकते हैं. जैसे शेल्फ लाइफ इंक्रीज की जा सकती है, डिजीज एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस बनाई जा सकती है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट बनाई जा सकती है, पेस्ट रेजिस्टेंस बनाई जा सकती है, और बहुत सारी चीजें. प्लस इट कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी. अब फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे जीएम क्रॉप्स? जैसा कि आप जानते हो कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पूरे वर्ल्ड की, अर्बनाइजेशन भी बढ़ती जा रही है. अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती जाएगी, अर्बन सेटलमेंट्स बढ़ती जाएंगी. कहना इसे, जितनी ज्यादा अर्बन सेटलमेंट्स होंगी उतना ही कम लैंड फॉर रूरल इंडिया कम होता जाएगा. अगर रूरल इंडिया का लैंड कम होता जाएगा तो एग्रीकल्चरल लैंड भी कम होता जाएगा. अब बड़ी पेक्यूलियर सी सिचुएशन है, एग्रीकल्चरल लैंड कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. अगर एग्रीकल्चरल लैंड कम होता जाएगा तो डोंट यू थिंक कि इतना कम लैंड हो जाएगा कि वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड ही नहीं कर पाएगा, तो वर्ल्ड में फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी. राइट? बट अगर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू क्रॉप्स की यील्ड ऐसे बढ़ा दें कि वो कम लैंड में भी ज्यादा उग रही हैं, राइट, तो इससे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. यही काम जीएम क्रॉप्स करता है. मेक सेंस? अच्छा,
अब हम देखते हैं जीएम क्रॉप्स की डिसएडवांटेजेस, ठीक है, या कंसर्न्स। एक तो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि जब आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हो ना नेचर के साथ, तो नेचर के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। जो लोकल ओरिजिनल वेराइटीज हैं क्रॉप्स की, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बहुत सारे पेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। नेचर ने अपने हिसाब से सिस्टम रखा हुआ, आप नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हो, जिसके बहुत नुकसान होंगे। So significant environmental concerns about using GM crops is possible क्रॉस ब्रीडिंग विद रिलेटेड क्रॉप्स विच माइट कॉज डैमेज टू नेचुरल वेराइटीज। तो ये एनवायरमेंटलिस्ट पीछे पड़े हुए हैं। प्लस बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी तक ना हमें पता नहीं है कि जीएम जो क्रॉप्स हैं, जो जीएम फूड्स हैं, उनका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट अभी हमें पता नहीं है, तो हमें उसे स्टडी करना चाहिए पहले, फिर हमें जीएम क्रॉप्स रिलीज करनी चाहिए। प्लस बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज कैसे हैं? जैसे एक ना बहुत बड़ी सीड कंपनी है मॉन्सांटो, वो जब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स उतारती है ना मार्केट में, वो उस पे ना पेटेंट ले लेती है। अब पेटेंट से क्या होगा, कोई और वो सीड यूज नहीं कर सकता। उस सीड को अगर यूज करना है तो आपको मॉन्सांटो से ही खरीदना पड़ेगा वो सीड, ठीक है। अब फार्मर जनरली पता क्या करते हैं, पिछली खेती में जो सीड्स यूज हुए थे ना, उसे दोबारा यूज कर लेते हैं, फार्म सेव्ड सीड्स जिसे कहते हैं। अगर मॉन्सांटो कॉपी पेटेंट ले लेता है तो फार्मर्स ये कर नहीं पाएंगे और सीड कंपनीज की मोनोपोली हो जाएगी, तो फार्मर्स को इवेंचुअली नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज है विद रिस्पेक्ट टू जीएम क्रॉप्स एंड फियर ऑफ मोनोपोली ऑफ ह्यूज सीड कंपनीज लाइक मॉन्सांटो, ठीक है। प्लस एक और चीज देखी जा रही है, एवोल्यूशन को तो कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी रोक ही नहीं सकती। हो क्या रहा है, जो बीटी कॉटन है ना, जो वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है विच इज टॉक्सिक टू पिंक बोलवर्म, अब ना पिंक बोलवर्म की ऐसी वैरायटीज आती जा रही हैं जो उस टॉक्सिक प्रोटीन को रेजिस्टेंट होता जा रहा है। मतलब अब ऐसे पिंक बोलवर्म आ रहे हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस टॉक्सिक प्रोटीन से। तो जो पर्पस था बीटी कॉटन का, वो अब सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो मेनी पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स आर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बीटी क्रॉप्स। ऑलराइट, तो ये नुकसान है और इसी वजह से कंट्रोवर्सी है। जो डिसएडवांटेजेस में बिलीव करते हैं वो कहते हैं जीएम क्रॉप्स को आने ना दो, और जो एडवांटेजेस में बिलीव करते हैं वो कहते हैं धड़ल्ले से आने दो प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलिए अब हम आ जाते हैं लीगल पोजीशन ऑफ दिस। लीगल पोजीशन क्या है जीएम क्रॉप्स की इंडिया में। अब इंडिया में ना कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होगी ना, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी उसे उगाया जा सकता है। और अप्रूवल देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रेजल कमिटी, जीईएसी, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर है। सो जीईएसी इज द एपेक्स बॉडी दैट अलाउज फॉर कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स। नाउ 2002 में ना जीईएसी हैड अलाउड द कमर्शियल रिलीज ऑफ बीटी कॉटन। 2002 में बीटी कॉटन अलाउ कर दी गई थी और तब से लेके आज तक मोर देन 95% ऑफ योर कॉटन ग्रोइंग एरियाज आर यूजिंग बीटी कॉटन, ठीक है। तो बीटी कॉटन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई है। बट आपको पता है जीईएसी ने और किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अप्रूवल नहीं दिया। इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन लीगल है, बाकी सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इलीगल है। दैट इज वाई ये जो शेतकारी संगठन के फार्मर्स हैं, अगर ये बाकी सारी क्रॉप्स उगाते हैं ना जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो ये इलीगल काम कर रहे हैं। और इलीगल अगर कोई काम करता है तो उसके लिए सजा भी होगी। तो इंडिया में सजा क्या है? यूज ऑफ अनअप्रूव्ड जीएम वेरिएंट कैन अट्रैक्ट अ जेल टर्म ऑफ 5 years। आपको 5 साल की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए का फाइन हो सकता है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। क्लियर? अच्छा, अब हम देख लेते हैं बाकी क्रॉप्स हैं उनका स्टेटस क्या चल रहा है। इंडिया ने ना बीटी ब्रिंजल बनाई थी। बीटी ब्रिंजल वॉज डेवलप्ड बाय महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी, महाएको इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और बीटी महाएको ने ना जीईएसी से अप्रूवल ले लिया था 2009 में बीटी ब्रिंजल के लिए। तो बीटी ब्रिंजल को जीईएसी से अप्रूवल मिल चुका था 2009 में। बट फिर बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने और एंटी जीएमओ एक्टिविस्ट ने इतना प्रोटेस्ट करा कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कह दिया कि हम ये अप्रूवल विड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर? तो बीटी ब्रिंजल को थोड़े टाइम के लिए अप्रूवल मिला, फिर विड्रॉ हो गया। फिर जब धारा मस्टर्ड हाइब्रिड बना ना 2015 में, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, जीईएसी ने इसे अप्रूवल दे दिया था 2015 में। फिर एकदम से अपना अप्रूवल वापस ले लिया, कह दिया कि इस पे अभी और टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स बाकी हैं ये चेक करने के लिए कि ये सेफ है या नहीं। क्लियर? 2018 में जीईएसी ने एक और चीज कर दी थी। 2018 में ना जीईएसी ने अप्रूवल दे दिया था कि इसका आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर सकते हो, कमर्शियल अभी आप इसे अलाउ नहीं कर रहे, बस इसके फील्ड ट्रायल्स कर सकते हो। तो ये जो DMH11 है, इसके फील्ड ट्रायल्स करके देखो ओपन में। फील्ड ट्रायल से जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कमर्शियल कल्टीवेशन करनी है या नहीं करनी। क्योंकि जीईएसी को लग रहा था कि DMH11 है ना, ये हनी बीज और बहुत सारे पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स है ना, जो बीज वगैरह, उनको हार्म पहुंचा सकता है, इसलिए उसने फील्ड अप्रूवल दे दिया। क्लियर?
अच्छा, फिर उसके बाद बना HTBT कॉटन। हम देख चुके हैं HTBT कॉटन, हर्बिसाइड टॉलरेंट। तो HTBT कॉटन इज बैंड इन इंडिया। अब लास्ट ईयर शेतकारी संगठन के ही फार्मर्स ग्रू दिस बैंड क्रॉप एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स कैप ऑन दिस टेक्नोलॉजी। The farmers said that they didn't want subsidies or loan waivers. Just give us our independence. फार्मर ने कहा ना हमें सब्सिडी दो ना लोन वेवर दो, हमें हमारा बस इंडिपेंडेंस दे दो कि हम जो उगाना चाहें हम उगा सकें। ठीक है, तो फार्मर्स पिछले साल भी और इस साल भी चाहते हैं HTBT कॉटन उगाई जाए। मेक सेंस? चलिए नाउ अब हम देखते हैं व्हाई आर फार्मर्स रूटिंग फॉर जीएम क्रॉप्स। फार्मर्स क्यों चाहते हैं जीएम क्रॉप्स को? फार्मर्स से दैट यूज ऑफ HTBT कॉटन एंड ग्लाइफॉस्फेट अगेंस्ट वीड्स। ग्लाइफॉस्फेट एक हर्बिसाइड है वीड्स को मारने के लिए, राइट? तो फार्मर्स कहते हैं अगर वो HTBT कॉटन लगाएं और ये ग्लाइफॉसेट वीड लगाएं तो इससे उनकी ना वीडिंग की कॉस्ट बहुत कम आ जाती है। अगर वो HTBT कॉटन नहीं उगाते तो उनको वीड्स रिमूव करने के लिए बड़ी कॉस्ट उनकी लग जाती है लेबर वगैरह में, बट इससे ना उनकी कॉस्ट बच जाती है। वो HTBT कॉटन उगाएंगे और हर्बिसाइड छिड़कते रहेंगे, वीड सारी खत्म हो जाएंगी और कॉटन को कोई नुकसान नहीं होगा, इससे इनकी कॉस्ट बचती है। प्लस हरियाणा के जो फार्मर्स हैं ना वो बीटी ब्रिंजल उगाना चाहते हैं। ब्रिंजल ग्रोअर्स इन हरियाणा हैव रूटेड फॉर बीटी ब्रिंजल एज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय कटिंग डाउन ऑन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब बीटी ब्रिंजल क्या करता है? ऐसा एक टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिससे बहुत सारे इंसेक्ट्स रिपेल होते हैं, तो फार्मर्स को पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? तो फार्मर्स की कॉस्ट बचती है। नाउ एक स्टडी ये कहती है कि जो अनऑथराइज्ड बैंड जीएम क्रॉप्स है ना इंडिया में धड़ल्ले से उगाई जा रही हैं। ठीक है, लोग उगा रहे हैं बैन की परवाह करते बगैर। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एस्टिमेट्स ऑफ द 4 to 4.5 करोड़ पैकेट्स ऑफ कॉटन, अच्छा एक पैकेट 400 ग्राम का होता है, तो 4 to 4.5 करोड़ पैकेट्स ऑफ कॉटन सोल्ड इन द कंट्री, 50 लाख पैकेट्स आर ऑफ द अनअप्रूव्ड HTBT कॉटन। तो उगाई जा रही है ऑलरेडी। हरियाणा हैज रिपोर्टेड फार्मर्स ग्रोइंग बीटी ब्रिंजल इन सम पॉकेट्स व्हिच हैड कॉज्ड अ मेजर एजिटेशन देयर। ठीक है, अच्छा लास्ट ईयर ही जून में in a movement led by Shetkari Sangathan in Akola district of Maharashtra, more than 1,000 farmers defied the government and sowed HTBT cotton. The Akola district authorities subsequently booked the organizers. उनके खिलाफ केस चलाए, but 1,000 farmers ने बैन कर परवाह करे बगैर HTBT कॉटन उगाया था। शेतकारी संगठन वालों ने इस साल क्या कहा है? शेतकारी संगठन has announced that this year they are going to undertake large scale sowing of unapproved GM crops like maize, HTBT cotton, soybean, brinjal across Maharashtra. Farmers who will plant such variants will put up boards on their fields proclaiming the GM nature of their crop. वो अपने खेत के ऊपर बोर्ड लगा देंगे कि यहाँ GM crops उगाई जाती है। अनिल घनवत, president of the Sangatana, has said this action will draw attention to the need for introduction of latest technology in the fields. Government का ध्यान आएगा इस protest से। He said farmers will not be deterred by any action taken against them by the authorities. Alright, तो ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी थी विद रिस्पेक्ट टू जीएम क्रॉप्स एंड शेतकारी संगठन या फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, आई होप आपको ये सारा समझ आया हो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स देन प्लीज राइट दोस डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ।